क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस पर डिस्कशन हम लोग कर रहे थे और बात चल रही थी किसकी, एक्स लिंक्ड, किसकी बात चल रही थी, एक्स लिंक्ड रेसिसिव कैरेक्टर्स की बात चल रही थी, एक्स लिंक्ड रेसिसिव डिसऑर्डर्स की बात चल रही थी। और इसमें हमने आपको ये बताया था कि चूंकि ये एक्स क्रोमोसोम से संबंधित है और इसके रेसिसिव एलील से संबंधित है, तो ऐसी कंडीशन में अगर बीमारी अपीयर करेगी, फिनोटाइपिक फॉर्म में एक्सप्रेस होकर आएगी, तो ये तभी संभव है जब कॉम्बिनेशन कैसा हो, होमोजाइगस कंडीशन में हो। होमोजाइगस रेसिसिव कंडीशन में ही इसकी बीमारी उभर कर सामने आएगी, राइट। इसके जो एग्जाम्पल्स, हमने आपको ये भी बताया था कि ये क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस है, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस है। और इसमें हमने आपको बताया था कि क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस में क्या होता है कि यहां पर जो फादर होता है, फादर से इस बीमारी का जो जीन है वो लड़की में जाता है और मदर से इस बीमारी का जो जीन है वो किस में जाता है, वो सन में जाता है, पुत्र में जाता है, ठीक। यानी कि कोई भी पेरेंट बीमारी का लक्षण अपोजिट सेक्स की संतान में भेजता है, तो पिता जो है पुत्री को देगा और माँ जो है वो पुत्र को देगी। और ऐसे इस प्रकार के इनहेरिटेंस को हम क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस कहते हैं। अब इनके जो एग्जाम्पल्स हैं जरा उनकी लिस्ट बना लीजिए, कुछ खास जो चर्चित एग्जाम्पल्स हैं। चर्चित एग्जाम्पल्स में सबसे पहले बात करेंगे इन मैन। अगर मनुष्य में हम बात करें तो यहां पर कलर ब्लाइंडनेस है, कलर ब्लाइंडनेस। दूसरा एग्जाम्पल है हेमोफीलिया का, हीमोफीलिया। और तीसरा एग्जाम्पल है ग्लूकोज 1,6 डाइफॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। डेफिशिएंसी। ये कुछ खास एग्जाम्पल हैं, खास करके सवाल आपसे इन पर दोनों पर पूछा जाएगा, अधिकतम पूछेंगे तो हो सकता है इस पर भी पूछ ले। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है और इसकी डेफिशिएंसी होती है। ये 3 एग्जाम्पल्स हैं सेक्स लिंक्ड रेसिसिव डिसऑर्डर के और क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल है। सबसे पहले बात हम करेंगे कलर ब्लाइंडनेस की। कलर ब्लाइंडनेस, फर्स्ट डिसऑर्डर दैट इज कलर ब्लाइंडनेस। इट इज आल्सो नोन एज, क्या कहते हैं इसको, डाल्टनिज्म, इस बीमारी को कहा जाता है। पर्सन्स सफरिंग फ्रॉम दिस डिसऑर्डर कैन नॉट डिफरेंशिएट between the red and green color, red and green color, इसमें ये डिफरेंस नहीं कर पाते। दरअसल में कलर विजन के लिए आपकी रेटिना में कोन सेल्स होती हैं जो कि फोटो सेंसिटिव सेल्स होती हैं और ये कलर विजन के लिए होती हैं। इसमें खास करके 2 पिगमेंट से हमारा मतलब है यहाँ पर। एक पिगमेंट है जिसको बोलेंगे क्लोरोलेब और दूसरा पिगमेंट है जिसको बोलेंगे एरिथ्रोलेब। ये जो क्लोरोलेब होता है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्रीन कलर और जो एरिथ्रोलेब होता है, एरिथ्रॉस मीन्स होता है रेड, तो इट इज़ फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेड कलर। तो ये 2 पिगमेंट्स यहाँ पर कोन सेल्स में होते हैं, इन कोन सेल्स ऑफ रेटिना।
टू टाइप ऑफ पिगमेंट्स। इनमें से एक है क्लोरोलेब और दूसरा है एरिथ्रोलेब। फॉर ग्रीन कलर एंड इट इज फॉर रेड कलर आइडेंटिफिकेशन एंड ग्रीन कलर आइडेंटिफिकेशन इसके लिए है। ये कोन्स में पाई जाती है। कोन्स आपको मालूम है कि कलर विजन के लिए होता है। तो खास प्रकार के पिगमेंट्स जो कि ग्रीन कलर का आभास कराते हैं और खास प्रकार के पिगमेंट्स रेड कलर का आभास कराते हैं। अब अगर ये ग्रीन कलर से संबंधित डिफेक्ट है तो इसको हम बोलते हैं ड्यूटोनिज्म, और अगर ये रेड कलर से संबंधित है तो इसको हम प्रोटोनिज्म कहते हैं, और दोनों मिलाकर क्या कहेंगे? डाल्टनिज्म। कलर ब्लाइंडनेस आल्सो नोन एज डाल्टनिज्म इफ इट इज रिलेटेड टू द ग्रीन कलर डेफिशिएंसी, इसको बोलेंगे ड्यूटोनिज्म, और अगर ये बोलेंगे कि रेड कलर से संबंधित है तो प्रोटोनिज्म है। याद रखेंगे, ड्यूटोनिज्म, प्रोटोनिज्म एंड डाल्टनिज्म। ये तो इनके नाम वाम हो गए, हिस्ट्री से संबंधित है। अब इसका जेनेटिक काज अगर हम देखें तो जैसा कि ऊपर लिखा गया है कि ये एक्स लिंक्ड रेसिसिव है। इसका मतलब ये हो गया कि इसका जो जीन है वो एक्स क्रोमोसोम के रेसिसिव एलील से संबंध रखता है, और कभी भी बीमारी तभी अपीयर करेगी जब ये होमोजाइगस रेसिसिव कंडीशन में पाया जाएगा। मतलब ये हुआ कि यहां पर 3 प्रकार की कंडीशन बन सकती है। कौन कौन सी है? अगर हम बात करें यहां पर नॉर्मल गर्ल, कैरियर गर्ल बट नॉर्मल, कैरियर है परंतु नॉर्मल है, अर्थात बीमारी इसमें अपीयर नहीं करेगी, इसके पास जीन है तो इसलिए ये अपनी संतान में ये कैरेक्टर भेजने की हैसियत रखती है, परंतु इसमें कोई विजिबल इफेक्ट इसका नहीं दिखेगा। कैरियर में इसका जो जीनोटाइप होगा वो ये होगा। ध्यान रहे कि ये रेसिसिव एलील से तो इस प्रकार लिखे जाएंगे। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये कंडीशन है, और इसमें क्या है कि इसमें से कोई भी जीन प्रभावित नहीं है, इसमें से एक एलील पे ये कैरेक्टर है लेकिन ये कैरियर है, तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा कि एक्सप्रेशन नहीं आएगा। अब अगर हम बात करें इसमें तो ये कलर ब्लाइंड गर्ल होगी, कलर ब्लाइंड गर्ल। इसी तरीके से अगर ये कॉम्बिनेशन है तो ये नॉर्मल लड़का है, नॉर्मल, और अगर ये कंडीशन है तो फिर ये इफेक्टेड है, कलर ब्लाइंड बॉय। ये कंडीशन है। ध्यान रहे कि लड़का कैरियर नहीं होगा। अब इस पर क्वेश्चंस तमाम घुमा घुमा करके पूछे जाते हैं कि पापा ऐसे हैं और मम्मी ऐसी हैं तो बच्चा कैसा होगा, या पापा और मम्मी ऐसे हैं तो कितने % चांस है बीमारी अपीयर होने के। तो इस तरीके के तमाम ऐसे क्रॉस, जो कि हम एक साथ सभी क्रॉस यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन पैटर्न पर जरूर बात कर लेते हैं कि अगर परीक्षा में आवे तो हम क्वेश्चन कर कैसे पाएं, ये ध्यान रखना है इसको। लिख लिया? जीन का पैटर्न हम देखेंगे इनहेरिटेंस का, कि अगर क्रॉसेज पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कितने % प्रोबेबिलिटी बीमारी होने की है, इस टाइप के जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो आपका आंसर क्या होगा। जैसे अगर बात करते हैं कि किसी भी केस में फादर जो है वो कलर ब्लाइंड है, अर्थात
उसका जीनोटाइप ये है, सपोज दैट ये कलर ब्लाइंड है। अब यहां पर चूंकि ये सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है तो लड़के को हम उसके सेक्स जीनोटाइप से ही दिखाएंगे। अगर ऑटोसोम होता तो हम खाली एक्स एक्स लिखते, लेकिन यहां पर ऑटोसोम तो है नहीं, तो ये डिसीज कैसी है, ये सेक्स लिंक्ड है, तो ऐसी कंडीशन में हम यहां पर उसका सेक्स जीनोटाइप जरूर दिखाएंगे। और जो इसकी मदर है ये नॉर्मल है, इसकी जो मदर है ये नॉर्मल है। अब अगर गैमीट बनेंगे यहां पर तो दो प्रकार के गैमीट बनेंगे। एक स्पर्म ऐसा बनेगा जिसमें एक्स क्रोमोसोम और वो भी डिफेक्टिव जीनोटाइप लेकर बन रहा है, ये है स्पर्म। दूसरा स्पर्म जो बनेगा उसमें वाई क्रोमोसोम है। यहां पर जो एग बनेगा वो एक ही टाइप का एग बनेगा, हम संख्या 2 दिखा दे रहे हैं। अब इनका कॉम्बिनेशन इनके साथ, फिर इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ, एक ही प्रकार के हैं दोनों, इसका कॉम्बिनेशन इनके साथ और इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ। अगर हम यहां पर देखें तो भले ही दो लड़कियां कैरियर हैं परंतु बीमारी किसी में अपीयर नहीं करेगी, क्योंकि ये सेक्स लिंक्ड रेसिसिव करेक्टर है, होमोजाइगस कंडीशन बन ही नहीं रही है। तो F1 जनरेशन में किसी को कोई भी संभावना नहीं है बीमारी होने की। और ये हैं पेरेंट्स और ये हैं गैमीट्स। तो F1 जनरेशन में तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। और मैंने आपको बताया था कि अगर सेक्स लिंक्ड रेसिसिव कंडीशन बन रही है तो जनरेशन स्किप कर सकता है, या ऑटोसोमल रेसिसिव, जहां पर भी रेसिसिव से संबंधित है। अगर डिसऑर्डर के लिए रेसिसिव एलील जिम्मेदार है तो अगर होमोजाइगस कंडीशन नहीं मिलेगी तो बीमारी अपीयर नहीं करेगी, इसलिए ये जनरेशन को स्किप कर सकते हैं। लेकिन हम डेफिनेटली नहीं लिखते हैं क्योंकि जेनेटिक संभावनाओं का खेल है, इसलिए कभी भी हम ये नहीं लिखते हैं कि दिस स्किप द जनरेशन, दिस मे स्किप द जनरेशन। हो सकता है ना करे, हो सकता है करे, दोनों संभावनाएं हैं। लेकिन अगर वो डोमिनेंट फॉर्म में है तो एक भी एलील पर अगर वो करेक्टर है तो जनरेशन स्किप नहीं करेगा, वहां पर श्योरिटी है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि इसने जनरेशन स्किप कर लिया है। अगर हम ये मान लें कि आगे चल करके ये लड़की मदर बनती है और इसका विवाह किसी ऐसे पुरुष से हो जाता है जो कलर ब्लाइंड है, सपोज दैट फादर, तो अगली पीढ़ी में जो संतान होगी वो क्या हो जाएगी, लड़की में ये करेक्टर आएगा, लड़के में भी ये करेक्टर आएगा, एक लड़की यहां पर कैरियर होगी और एक लड़का यहां पर नॉर्मल होगा। नॉर्मल होगा, लड़का कैरियर नहीं होता बालिका, लड़का तो कैरियर होगा ही नहीं। मैंने अभी बता दिया कि बालक कभी कैरियर नहीं होता, बालक में एक भी एलील पर अगर जीन है तो करेक्टर अपीयर करेगा। तो ऐसी कंडीशन में एक तो ये बीमारी से ग्रस्त हो गया और दूसरा ये बीमारी से, तो इनकी 50% संतान में ये करेक्टर आएगा, ऐसा है। कभी कभी सवाल इस प्रकार से पूछे जाते हैं, सवाल इस प्रकार से पूछे जाएंगे, जैसे मान लो कि रमेश कुमार है, रमेश कुमार के पिताजी का विवाह ऐसी लड़की से हुआ था, रमेश कुमार के पिता का विवाह ऐसी लड़की से हुआ था जिसके पिता कलर ब्लाइंड थे। अब बताइए रमेश कुमार में चांस कितना है। मैंने 3 जनरेशन शामिल कर देंगे, ले लो उदाहरण, इसको ले लीजिए, एक एग्जांपल बता देते हैं बस। तो इस तरीके के सवाल आप कंफ्यूज ना हो, और आएगा जरूर, तय है कि एक क्वेश्चन आएगा जरूर इस पर। तो इस वास्ते जो है आपको यहाँ पेशेंस की जरूरत है कि सभी प्रकार की संभावनाओं पर विचार करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जेनेटिक्स क्या है, ये संभावनाओं का खेल है। पेडिग्री एनालिसिस के लिए कोई फार्मूला नहीं होता, ट्रिक्स होते हैं, क्लूज होते हैं, मिलते हैं। कोई एक तथ्य झांकता हुआ दिखेगा आपको कहीं कोने से, बस उसी को पकड़ करके और हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो आइए जरा हम ये क्वेश्चन देखते हैं, मिटाएं इसको। सपोज करिए कि एक आपको क्रॉस दिया गया है, ये मिटा दे रहे हैं, हो गया, अभी नहीं हुआ, जल्दी। ये सब तो इंटर में पढ़ा होगा, ये सब तो हमसे खेल खेल में कर देते थे, ये सब क्रॉस झर झर। ये हो गया होगा, क्वेश्चन देखिए।
फादर ऑफ रमेश कुमार इज कलर ब्लाइंड एंड मैरिड ये क्वेश्चन है आपके सामने। फादर ऑफ रमेश कुमार इज कलर ब्लाइंड एंड मैरिड टू ए गर्ल हुज फादर इज कलर ब्लाइंड। व्हाट इज द चांस ऑफ रमेश गेटिंग कलर ब्लाइंड? यहां पर वाज लिख लेना, क्यों? अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। नहीं तो कह देंगे कि रमेश कुमार पैदा हो चुके हैं, उनके पिता आप विवाह कर रहे हैं, तो गलत हो जाएगा। फादर ऑफ रमेश कुमार इज कलर ब्लाइंड एंड वाज मैरिड टू अ गर्ल हुज फादर इज कलर ब्लाइंड। व्हाट इज द चांस ऑफ रमेश गेटिंग कलर ब्लाइंड? किसके किसके बारे में बताया गया? रमेश के पिता के बारे में बताया गया और रमेश की मदर के पिता के बारे में, यानी रमेश के नाना के बारे में और रमेश के पिता के बारे में जानकारी है। लेकिन रमेश की मदर कैसी है इसकी जानकारी नहीं है, और रमेश के नानी कैसी हैं जानकारी इसकी भी नहीं है, और रमेश के पिताजी कलर ब्लाइंड हैं, तो हम रमेश के दादा और दादी की बात बिल्कुल नहीं करेंगे। क्यों? हमको रमेश कुमार से मतलब है ना, कि रमेश कुमार कैसे हैं, उनके बाप दादा कैसे थे इससे मतलब नहीं है। उनका तो कैरेक्टर हमने बता दिया ना खुलकर कि वो कलर ब्लाइंड है, तो रमेश कुमार का जो जीनोटाइप है वो कैसा होगा। एक चीज़ तो हमें पता चल गई कि रमेश कुमार के फादर जो थे, फादर ऑफ रमेश कुमार, ये कैसे हैं? फादर ऑफ रमेश, ये ऐसे हैं, इनका जीनोटाइप फिक्स है, तो इस पर तो हमको विचार ही नहीं करना है। अब हम चलेंगे और बात करेंगे कि रमेश कुमार की मदर कैसी है, वो कलर ब्लाइंड है या वो नॉर्मल है और या फिर वो कैरियर है। इन तीन में से कोई एक होगा, राइट। अब बात ये की गई है कि रमेश कुमार की जो मदर है, यानी कि जो ये लड़की है, रमेश कुमार के पिताजी जिससे शादी कर रहे हैं उसके पिताजी कलर ब्लाइंड है, लेकिन उसकी मां कैसी थी ये बात नहीं बताई गई है। इसका मतलब ये हो गया कि रमेश कुमार जिस लड़की से शादी कर रहे हैं वो कैरियर भी हो सकती है और कलर ब्लाइंड भी हो सकती है, वो नॉर्मल तो कतई नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि जिस लड़की से रमेश कुमार का विवाह हो रहा है उसके पिता कलर ब्लाइंड है, तो एक एक्स तो गड़बड़ वाला मिला इनको, एक एक्स तो गड़बड़ वाला मिला ना। अब दूसरा एक्स गड़बड़ मिलेगा या नहीं मिलेगा ये किस पर निर्भर कर रहा है? रमेश कुमार की मदर पर, और रमेश कुमार क्या नाम है, रमेश कुमार की वाइफ की मदर, यानी रमेश कुमार के मदर इनला के बारे में कह रहा है। तो रमेश कुमार की मदर इनला कैरियर हैं, कलर ब्लाइंड हैं या नॉर्मल, नथिंग हैड बीन गिवन। तो यहां पर एक चांस तो ये बन गया कि रमेश कुमार की वाइफ जो है वो कैरियर हो सकती है। रमेश कुमार की वाइफ नॉर्मल बिल्कुल नहीं हो सकती, या तो वो कैरियर होगी और या फिर वो कलर ब्लाइंड होगी। तो हम दो चांस लेकर चल रहे हैं। क्या लेकर चल रहे हैं? कि रमेश कुमार की वाइफ जो है, एक कॉम्बिनेशन ऐसा हो सकता है और दूसरा कॉम्बिनेशन कैसा हो सकता है, ये हो सकता है। यहां इस स्टेप पर जो लोग नहीं समझ पाए वो बता दें। देखो, ये रमेश कुमार के फादर इन लॉ हैं, वो कैसे हैं? कलर ब्लाइंड हैं। और रमेश कुमार की मदर इन लॉ कुछ भी नहीं बताया गया है, ठीक। तो ऐसी भी हो सकती है, रमेश कुमार की मदर इन लॉ ऐसी भी हो सकती है और ऐसी भी हो सकती है, ये तीनों हो सकता है, ठीक। अब अगर इधर से हमको खाली एक ही एक्स तो मिलना है, तो अगर मान लेते हैं कि इनसे ये वाला एक्स मिला, इस वाले से मान लो कि मदर इन लॉ ये है, तो ये वाला एक्स मिला, तब भी लड़की कैसी हो जाएगी? कैरियर। अगर ये वाला मिलेगा तो लड़की कलर ब्लाइंड हो जाएगी। अगर इस लड़की से इसका विवाह हो रहा है तो जो लड़की जिससे शादी रमेश से हो रही है वो कैसी होगी? वो 100% कलर ब्लाइंड होगी और या फिर वो कैरियर होगी। अब चलो इनसे देख लें, तो इनसे 100% वो क्या होगी? कैरियर होगी। क्यों? क्योंकि एक एक्स इधर से मिलेगा, एक एक्स इधर से, तो इस वाले पर कैरियर जा रहा, कैरियर, इस वाले पर कैरियर और कलर ब्लाइंड दोनों जा रहा है,
और इस वाले पर क्या मिल रहा है, 100% कलर ब्लाइंड मिल रहा है। तो कुल मिलाकर के यह जो मदर इन लॉ है, इतने प्रकार की मदर इन लॉ है, इनमें से कोई एक मदर इन लॉ मान लो रमेश कुमार की, तो इनसे पैदा होने वाली यानी रमेश कुमार की जो मम्मी है वो कैसी होगी, या तो ये होगी या फिर ये होगी या फिर ये होगी या फिर ये होगी, कैसी होगी, तो हम कहेंगे कि वो कैरियर ही होगी या फिर कलर ब्लाइंड। तो दो संभावनाएं बन रही हैं, इसलिए हमने दो संभावना यहां पर ले लिया, एक ये ले लिया, दूसरा ये ले लिया। लाइट जला दो, दूसरी लाइट जलाओ और फैन बंद कर दो। हाँ एक और ऊपर जलाओ, हाँ ये बस ठीक, ये समझ में आ गया ना। अब चलिए अब हम बात करते हैं एक्स वाई और एक्स एक्स। अब यहां पर देखिए, अगर ये है तो हमें रमेश कुमार तो देखना है ना, केवल रमेश कुमार देखना है, ये सब नहीं देखना है, हमको क्या देखना है, वाई पहुंचाओ इधर से। और अब देखो जरा, तो रमेश कुमार ये हो गए रमेश कुमार, यहां पर रमेश कुमार कैसे हैं, कलर ब्लाइंड है इस वाले से। और चलो रमेश कुमार ये कैसे हैं, ये रमेश हैं। अब ये रमेश कैसे हैं, एक्स एंड वाई, ये नॉर्मल है। अब चलो अगर शादी इनसे हो गई तो रमेश कुमार 100% क्या होंगे, है कि नहीं, ये हैं। तो यहां पर 4 रमेश कुमार हैं, संभावनाएं ये देखेंगे, रमेश कुमार 4 हैं, और इन 4 रमेश कुमार में से कलर ब्लाइंड कितने में आ रहा है, 1, 2 और 3। यानी कहने का मतलब कि 4 रमेश कुमार में से रमेश कुमार के कलर ब्लाइंड होने की पॉसिबिलिटी कितनी है, तो 4 में से 3 है तो 75% आ गया। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, 75% चांस है। कितने परसेंट चांस है, 70, क्योंकि हमने सभी संभावनाओं पर विचार करके मम्मी को कैरियर मान लिया इसके, और या फिर क्या माना, कलर ब्लाइंड। तो कलर ब्लाइंड माना और कैरियर माना, कैरियर मानेंगे तो 2 रमेश कुमार में से एक कलर ब्लाइंड और एक नॉर्मल, और यहां से अगर हम लेंगे तो दोनों रमेश कुमार कलर, तो 4 रमेश कुमार में से 3 रमेश कुमार की संभावना कैसी आ रही है, कलर ब्लाइंड होने की, और एक की क्या आ रही है, नॉर्मल। इसलिए 75% चांस है कि रमेश कुमार कलर ब्लाइंड हो जाएंगे। बात समझ में आ गई। इस प्रकार के ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको पॉसिबिलिटीज जितनी है उन सभी पर चर्चा करनी है, किसी एक पॉसिबिलिटी पर चर्चा करने से काम नहीं बनेगा। इसलिए पूरी संभावनाएं देखी जाएंगी कि क्या हो सकता है। ऐसे और तमाम मिलेंगे, कोई जरूरी नहीं कि इसी टाइप का आपको जो है मिल जाए, तो एक इसका जो है डिफरेंट टाइप का भी आपको प्राप्त हो सकता है। सवाल अलग अलग टाइप के पूछे जा सकते हैं। अगर किसी को कोई भी डाउट यहां समझने में हो तो चर्चा कर सकता है। हमने फादर को तो पहले ही बता दिया ना, इट इज फिक्स्ड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हमने ये कहा कि रमेश कैसे हैं, कलर ब्लाइंड है। रमेश के फादर है वो कलर ब्लाइंड है। रमेश के फादर ऑफ रमेश लिखा है ना, क्वेश्चन में बोला गया फादर ऑफ रमेश कैसे हैं, कलर ब्लाइंड है, लिखा है कि नहीं लिखा है। तो हम तो फादर ऑफ रमेश की आप देखबे नहीं करेंगे इनकी पेडिग्री क्या थी। हाँ हाँ हाँ, नेक्स्ट लाइन में क्या कह रहा है, व्हाट इज द चांस ऑफ रमेश गेटिंग कलर ब्लाइंड। हाँ हाँ, उसके पिता कलर ब्लाइंड है। देखिए यहां पर क्या स्टेटमेंट दिया गया है, कह रहे फादर ऑफ रमेश कुमार इज कलर ब्लाइंड, तो एक स्टेटमेंट निकल के आ गया, हमने यहां लिख लिया, इसको फिक्स कर दिया। दूसरा क्या कह रहे हैं, एंड वाज मैरिड टू अ गर्ल हुज फादर इज कलर ब्लाइंड, तो फिर उस लड़की के पिता को भी हमने कलर ब्लाइंड फिक्स कर दिया था, यहां पर कलर ब्लाइंड मान लिया था, एक्स वाई ऐसे। जिसके बारे में कंफर्मेशन है उसे कंफर्म लिख लेंगे, और जिसके बारे में जानकारी नहीं दी गई है उससे संबंधित सभी संभावनाओं पर विचार करेंगे। क्योंकि यह नहीं बताया गया है कि रमेश कुमार की नानी का जीनोटाइप कैसा है, यह नहीं बताया गया है। तो रमेश कुमार की नानी तीनों जीनोटाइप वाली हो सकती है ना, वो सामान्य हो सकती है, वो कैरियर हो सकती है, और वो कलर ब्लाइंड हो सकती है, तीनों हो सकता है। इसलिए हम तीनों पर निकालेंगे। तो उन तीनों संभावनाओं पर विचार करके जो श्योरिटी आई है वो ये आई है कि जो नानी है वो कैसी हो सकती है, वो क्या नाम है, रमेश की मम्मी, ये कलर ब्लाइंड हो सकती है या फिर कैरियर, लेकिन वो नॉर्मल कभी नहीं होगी। तो 2 श्योरिटी आ गई, और उन दोनों में से 2 बार हमने इसकी शादी करा दिया। एक बार इससे शादी कराया तो 2 बार रमेश को हमने देखा क्या हो सकता है, और दूसरी बार हमने इससे शादी करा के इसको देखा तो 2 रमेश देखा। अब 4 रमेश में से 3 रमेश कलर ब्लाइंड आ रहे हैं, केवल एक ऐसे हैं जो नॉर्मल, तो परसेंटेज कितना जा रहा है, बस। इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप, पेशेंस आपका लूज हो जाएगा, आप जान लीजिए, अगर सवाल थोड़ा घुमा दिया, 2-3 जनरेशन शामिल कर दिया तो। इसलिए घबराना नहीं, सभी संभावनाओं पर विचार करते हुए निकालेंगे क्रॉस।
तो यहाँ पर ये 75% आएगा। बात समझ में आ गई होगी आपको, लिख लीजिए इसको। और इससे संबंधित और क्रॉस जो है आप ऑफ द रिकॉर्ड सॉल्व करेंगे और हमसे पूछेंगे, ठीक है। उसको वीडियो लेक्चर में अपने डिस्कस नहीं कर रहे हैं। चलिए और अगली बीमारी पर अब हम बात करते हैं, दैट इज हीमोफीलिया। नेक्स्ट, लिख लिया होगा सभी ने, पूरा करिए। ठीक है, नेक्स्ट। चलेंगे और अगली चर्चा हम यहां पर करेंगे, हीमोफीलिया दूसरी बीमारी है। हीमोफीलिया, यहां क्या हो रहा है, इसमें ब्लड के क्लॉटिंग से संबंधित प्रॉब्लम है। इसको ब्लीडर्स डिसीज भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? ब्लीडर्स डिसीज भी कहते हैं। इट इज आल्सो नोन एज ब्लीडर्स डिसीज। ब्लीडर्स डिसीज, इससे संबंधित हिस्ट्री है महारानी विक्टोरिया के 7 पुस्तों की, पिछली 7 जनरेशन की कहानी है। इसको स्टोर किया गया और फिर इस पर देखा गया कि इस बीमारी का इनहेरिटेंस जो पैटर्न है वो क्या है। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि यह जो बीमारी है इसके लिए जो जीन जिम्मेदार है, जीन वो बिल्कुल ठीक कलर ब्लाइंडनेस के पैटर्न पर है। द जीन इज एसोसिएटेड टू द रेसेसिव एलील of X chromosome of sex chromosome। जो सेक्स क्रोमोसोम है उसके X पर रेसिसिव एलील से संबंधित है, इसलिए ये X लिंक्ड हुआ और चूंकि रेसिसिव एलील से इसका संबंध है इसलिए ये रेसिसिव हुआ। यहां पर फिर वही कॉम्बिनेशन मिलेगा। ये सामान्य लड़की है, ये कैरियर परंतु नॉर्मल लड़की है, और ये हीमोफिलिक लड़की है। ये सामान्य लड़का है और ये हीमोफिलिक लड़का है। इसके सर्वाइवल के चांस हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके भी सर्वाइवल के चांस हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये लड़की सर्वाइव नहीं करेगी, इसके सर्वाइवल के चांस हैं। यानी कहने का मतलब कि जो हीमोफिलिक लड़की है उसका चांस ऑफ सर्वाइवल नील है। ये फैटल कंडीशन है, डेथ होगी, सर्वाइव नहीं करेगा। ये कंडीशन यहां पर दिया गया है। रक्त के जमने से संबंधित प्रॉब्लम है। इट इज द प्रॉब्लम रिलेटेड टू द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। इट इज द प्रॉब्लम रिलेटेड टू द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। क्यों ये प्रॉब्लम आ रही है? अब आपको पता है कि ब्लड को क्लॉट करने के लिए आपके ब्लड प्लाज्मा में कुछ खास प्रकार के फैक्टर्स होते हैं जिनको हम क्लॉटिंग फैक्टर्स कहते हैं, कोआगुलेशन फैक्टर्स कहते हैं। व्हाट आर दीज? इनकी संख्या 13 है। कितने हैं? देयर आर 13 कोआगुलेशन फैक्टर्स नंबर्ड इन रोमन न्यूमरल्स एंड द नंबरिंग was done in order of their discovery, not in the sequence in which these act। वो किस क्रम में एक्शन कर रहे हैं इस आधार पर नहीं, कैसे? इन द ऑर्डर ऑफ देयर डिस्कवरी। ये है। अब हम बात यहां पर ये करेंगे कि जो कोआगुलेशन फैक्टर हैं उनमें से एक कोआगुलेशन फैक्टर जो है 8th है और दूसरा 9th है। कोआगुलेशन फैक्टर 8th और 9th इनसे संबंधित डेफिशिएंसी होती है। हाँ हाँ, और क्या, लड़का सर्वाइव करी। खाली परेशानी लड़की एक है कि नहीं? हाँ, लड़की एक परेशानी है कि दोनों में है, दोनों एक्स क्रोमोसोम डिफेक्टिव है उसका, लड़की में, लड़के में नहीं है। ऊपर वाले ने तकलीफ ज़्यादातर लड़कियों को दिया है कि नहीं? हाँ। कहाँ? तो मरता तो नहीं ना है, कहाँ मर रहा है? हीमोफिलिक बॉय नहीं मरेगा,
सर्वाइवल का चांस केवल लड़की में नहीं, हीमोफिलिक लड़की में, लड़के में सर्वाइव करेगा। हाँ, इसीलिए यहाँ पर जो रेशियो आता है, अगर लड़की वो हो गई हीमोफिलिक तो उसको 0 मान लेते हैं, उसको फिनोटाइप में काउंट नहीं करते, उसको 0 देते हैं रेशियो में, ठीक है। हाँ, तो हमेशा ध्यान रखना, द फीमेल ऑफ द स्पेसीज इन ऑल केस इज ऑलवेज डेडली देन मेल। फीमेल ऑफ द स्पेसीज इज ऑलवेज डेडली देन मेल। इसका सीधा अर्थ अगर निकालें तो ये होता है किसी भी स्पेसीज की जो फीमेल है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक और घातक होती है कि नहीं? बायोलॉजी के हो, निकाल लो, कैलकुलेशन कर लो। स्कॉर्पियन में तो है, हनी बी में तो है, नहीं है? सब बहुत ही फ्यूरियस होते हैं सब। एनाफिलीज इस दुनिया में दुखों का कारण है। एनाफिलीज खून चूसने वाली, ये क्या है? फीमेल ही तो है, फीमेल क्यूलेक्स है, फीमेल एनाफिलीज है, सब देखिए हैं। और ऊपर से हम जो है सशक्तिकरण वर्ष मना रहे हैं बताइए यहाँ परेशानी कहाँ है कि नहीं? लेकिन कहते हैं कि जो पुरुष में है एंड्रोजेनिक, एंड्रोजन की प्रबलता होती है, शरीर स्ट्रांग है, साहस बहुत ज़्यादा है, और बाय नेचर क्रिमिनल होते हैं मेल्स। फीमेल में नहीं होता उतना, फीमेल में एक दो कहीं रेयरेस्ट मिलेंगी क्रिमिनल, और पुरुष में जिधर घुमाओ दिखा उधर है कि नहीं? क्रिमिनल्स की कमी नहीं है। क्यों भाई प्रदीप कुमार जी? बहुत मुश्किल से आप जैसे सीधे साधे बच्चे मिलेंगे, एकदम सीधे होंगे, है कि नहीं? चलिए, वो वीडियो लेक्चर बन रहा है, तो जब वीडियो बंद करेंगे तब इस पर बात कर लेंगे। हम अभी बात कर रहे हैं कि हीमोफीलिया, आप समझ गए होंगे इसका पैटर्न, बिल्कुल जो इनहेरिटेंस है वो बिल्कुल उसी पैटर्न पर है जैसे कि कलर ब्लाइंड होता है। कौन कौन से फैक्टर्स डेफिशिएंट होते हैं? तो यहाँ पर बोलेंगे क्लॉटिंग फैक्टर जो होता है वो कौन है? 8th, एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन कहते हैं इसको, एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन होता है। और दूसरा होता है क्रिस्टमस फैक्टर होता है, क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 9th, इसको क्रिस्टमस फैक्टर कहते हैं। और इसको कहते हैं एंटी हेमोफिलिक ग्लोब्यूलिन कहते हैं इसको। ये दो फैक्टर्स हैं, फैक्टर नंबर 8 एंड फैक्टर नंबर 9, ये डेफिशिएंट होते हैं बिकॉज ऑफ द डिफेक्टिव जीन, और इस वजह से खून जमता नहीं। सामान्य तौर पर ब्लीडिंग, वो क्लॉटिंग का जो टाइम होता है वो 2 से 3 मिनट होता है, लेकिन यहां पर जो क्लॉटिंग टाइम होता है ये प्रोलॉन्ग, ये समझ लीजिए कि ब्लड क्लॉट ही नहीं करता, तो ऐसी कंडीशन में एक्सेस हीमोरेज में डेथ हो जाती है फीमेल में। और आपको मालूम है कि क्रॉस का पैटर्न हमको समझाना नहीं है, क्रॉस का पैटर्न उसी प्रकार है जैसे, हाँ, कलर ब्लाइंडनेस में अभी पढ़कर आ रहे हैं, बस जहां पर हीमोफिलिक लड़की होगी उसकी संख्या ना काउंट करके उस पर 0 लिख देंगे क्योंकि वो सर्वाइव नहीं करेगी। तो दिस वाज द पैटर्न ऑफ हीमोफिलिया, यू नो। कलर ब्लाइंडनेस हमने आपको बता दिया। तीसरी जो बीमारी है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंसी, अगर हम इसकी बात करें, इस एंजाइम की, तो ये एंजाइम नहीं बनता है इस प्रकार के एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर से। एंजाइम ना बनने की वजह से आरबीसी का हीमोलाइसिस हो जाता है, जिसकी वजह से एनीमिया होती है। ठीक है, क्या हो जाती है? एनीमिया होती है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की डेफिशिएंसी से हीमोलाइसिस होती है आरबीसी की। अब ये तमाम प्रकार के इसके कारण क्या होते हैं? चूंकि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम बन नहीं रहा है, तो अगर इन्फेक्शन किसी कारण से हो गया, या कोई स्ट्रेस पड़ता है, या कोई एलर्जी होती है। अब जैसे एलर्जी के लिए क्या है कि जो ब्रॉड बीन होता है, जिसको हम हाँ, फिर क्या बोलते हैं उसको, हाँ, बीमारी का नाम, हाँ, फेविया होता है, उसको बीमारी का नाम कहते हैं फेविज्म। बीमारी का नाम क्या है? फेविज्म। तो ये ब्रॉड बीन एक प्रकार का प्लांट होता है, उसके सीड से एलर्जी होती है, और इस एलर्जी की वजह से क्या होता है कि हीमोलाइसिस स्टार्ट होती है और एनीमिया की कंडीशन आ जाती है, क्योंकि हीमोग्लोबिन डिफिशियंसी होगी, हीमोग्लोबिन डैमेज होता है इसमें। बीमारी का नाम क्या होता है? फेविज्म होता है। जो तीसरी डिसीज है वो कौन है? हालांकि बीमारी का नाम क्या कहेंगे? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंसी। इस डेफिशिएंसी की वजह से स्ट्रेस में एनीमिया हो जाता है, स्ट्रेस या इन्फेक्शन और या फिर एलर्जी। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंसी हो रही है, डेफिशिएंसी हो रही है, इसकी वजह से ड्यू टू स्ट्रेस
ये किसी प्रकार का स्ट्रेस हो, इन्फेक्शन हो और एलर्जी। अब यहां पर एलर्जी किससे हो रही है? ब्रॉड बीन से, सीड से, ब्रॉड बीन सीड से। बीमारी का नाम, अगर एलर्जी हो रही तो इसको क्या बोलेंगे? फेविज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, इस नाम से भी मोस्ट ऑफन क्वेश्चन विल बी आस्क्ड विद दिस नेम, फेविज्म। इस नाम से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, फेविज्म क्या होता है। तो ये बीमारी रिजल्ट करेगी, इस तरह की समस्या पैदा होगी। और ये भी, इसका भी पैटर्न वही होता है जो पैटर्न आप कलर ब्लाइंडनेस, क्योंकि एक ही प्रकार की बीमारी है तो ऐसी कंडीशन में क्रॉस पैटर्न वही होगा। तो इस तरह से ये सारी बातें हमने डिस्कस किया किसमें? मनुष्य में, एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर। अब हम बात करेंगे कि एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर ड्रोसोफिला में, इन केस ऑफ ड्रोसोफिला, वो भी क्रिस क्रॉस पैटर्न। क्रिस क्रॉस तो समझ गए थे ना, कल भी बताया था कि क्रिस क्रॉस का मतलब कि जीन जो होता है वो पेरेंट से उसके अपोजिट सेक्स की संतान में जाएगा। अगर पिता है तो वो अपनी लड़की को अपना जीन सेंड करेगा और मदर है तो लड़के में जाएगा। इसको क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस कहा जाता है। ठीक, अब हम यहां पर बात कर रहे हैं किसकी? एक्स लिंक्ड रेसेसिव कैरेक्टर इन ड्रोसोफिला। सिंगल क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, व्हाइट आई इन ड्रोसोफिला। कौन सा? व्हाइट आई इन ड्रोसोफिला। ये एक्स लिंक्ड रेसेसिव कैरेक्टर होता है। तो एग्जाम्पल केवल लिख लो और आगे बढ़ेंगे। इन ड्रोसोफिला, व्हाइट आई, सामान्य तौर पर इसकी आंख कैसी होती है? ये है एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है, ये रेसेसिव, एंड दिस आल्सो फॉलोज द सेम पैटर्न। जैसे आपने कलर उसमें पढ़ा था, क्या नाम है, ये जो है क्रिस क्रॉस वाला पढ़ा था, बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से एक्स लिंक्ड है रेसेसिव डिसऑर्डर, बिल्कुल सेम वही जैसे आप ह्यूमन में पढ़ के आए हैं। तो ड्रोसोफिला में सफेद आंख, सामान्य तौर पर इसका जो वाइल्ड फीचर होता है, वाइल्ड समझते हैं ना? वाइल्ड जो होता है वो नॉर्मल होता है, वाइल्ड तो नॉर्मल होता है, और नॉर्मल कलर आंख का कैसा होता है? रेड होता है। अब इसके म्यूटेंट फॉर्म तमाम हैं। अब इसी में से अगर वो एलील गायब हो जाए, होमोजाइगस रेसेसिव कंडीशन बन जाए, तो रेड पिगमेंट आंख में आएगा ही नहीं, वाइट आइड ड्रोसोफिला पैदा होगी, सफेद आंख वाली। तो ये एक्स लिंक्ड रेसेसिव कैरेक्टर ड्रोसोफिला में है। ह्यूमन में बता दिया, ड्रोसोफिला में बता दिया, इतने से ही आपसे सवाल मिल जाएंगे सब। अब हम बात करेंगे किसका? एक्स लिंक्ड डोमिनेंट कैरेक्टर। नेक्स्ट किसकी बात करेंगे? एक्स लिंक्ड डोमिनेंट कैरेक्टर्स की बात करेंगे। हालांकि क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट पर क्वेश्चन नहीं बनता, लेकिन फिर भी अब डोमिनेंस का पैटर्न क्या होता है? एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, क्या ये क्रिस क्रॉस फॉलो करेगा? क्वेश्चन ये है। आइए जरा देखते हैं कि एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर क्रिस क्रॉस फॉलो करेगा या नहीं। मिटाएं इसको। देखिए, एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर, अगर बीमारी का संबंध, जैसे मान लो कि ये फादर है और मदर ये है, फादर एंड मदर, दिस वन इज नॉर्मल, मदर नॉर्मल है और पिता कलर ब्लाइंड है। ठीक, अब इनकी संतान पर विचार करें। डोमिनेंट है, ध्यान रखना, कैसा है? डोमिनेंट है। तो एक्स कोई बोलेगा नहीं। क्रॉस पैटर्न आप देखिए और सवाल हम पूछते हैं। देख लीजिए एक बार इसको, आपके सामने है। ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर है।
साइड में कहीं लिख लेना कि एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर है। इस पैटर्न को देखकर आपको बताना है कि क्या क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस यहां बन रहा है या नहीं। चलो किनारे से बताओ, इसको देख के बताओ कि ये क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस का पैटर्न ले रहा है या नहीं ले रहा है। नहीं बन रहा है, कैसे? आइडिया नहीं है, समझा नहीं सकते, बस कह दिया कि हाँ ठीक है। तुम बताओ अंजू, बन रहा कि नहीं बन रहा क्रिस क्रॉस पैटर्न? पहले तो इस पर जानिए कि क्रिस क्रॉस है क्या, अभी समझा के आ रहा हूं। क्रिस क्रॉस क्या है? क्रिस क्रॉस में यह है कि पेरेंट जो होता है वो इस बीमारी को अपने अपोजिट सेक्स की संतान में पहुंचाएगा, उसको क्रिस क्रॉस कहते हैं। नाउ सी द फादर, फादर को देखिए आप और मदर को देखिए। मदर के पास कोई जीन नहीं है, है? नहीं है। फादर के पास है, तो किसको पहुंचा रहा? ठीक। और लड़का जो पैदा हो रहे हैं दोनों, देखो दोनों नॉर्मल हैं। पिता के पास ये लक्षण है, पिता कलर ब्राइट, क्या पिता के पास ये करेक्टर है, लेकिन संतान में ये करेक्टर नहीं आया। ठीक है, क्योंकि एक्स जो होता है वो पिता से लड़के को नहीं प्राप्त होता है। एक्स किससे प्राप्त होता है? मदर से। और पिता से इसको केवल वाई क्रोमोसोम, चूंकि बीमारी वाई लिंक्ड नहीं है, ये एक्स लिंक्ड है और डोमिनेंट कंडीशन में है, तो डोमिनेंसी तो हम तब देखेंगे एटलीस्ट कम से कम एक भी तो एलील इसको प्राप्त हो जाए, और मदर के पास ऐसा कोई एलील नहीं है। तो अब दूसरा कॉम्बिनेशन देखिए। चलो अब हम मदर को क्या कर दे रहे हैं? कैरियर कर दे रहे हैं। अब मदर को कैरियर कर दिए तो क्या हुआ? अब इसमें बीमारी आ गई, इसमें भी बीमारी रहेगी क्योंकि ये डोमिनेंट फीचर है, तो कैरियर यहां नहीं बनेगा। ध्यान रखना, कोई लड़की कैरियर नहीं होगी, या तो नॉर्मल होगी और या फिर डिसीज्ड होगी, इफेक्टेड होगी। यहां कैरियर का कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा। कैरियर का कॉन्सेप्ट हमेशा किस में बनता है? रेसिसिवनेस में बनता है। जहां पर एलील कैसे होते हैं? रेसिसिव होते हैं, वहां बनता है। ठीक है। अब यहां पर देखें, इसमें दोनों लड़कों में अगर हम देखें तो अभी भी ये वाला एक्स जो है वो केवल लड़की को प्राप्त हो रहा है, लेकिन लड़के को नहीं मिल रहा है। ऐसी कंडीशन में क्या होगा? वाई क्रोमोसोम इधर से आ रहा है, नहीं मिल रहा है, एक्स इसका मिल रहा है। अब यहां पर क्या हो गया कि ये इफेक्टेड हो गया, और यहां पर देखेंगे तो ये नॉर्मल है। इस तरह से 3 संतानों में ये करेक्टर हो गया। ठीक है, लेकिन जब मदर के पास नहीं था तो पिता लड़के में ये करेक्टर नहीं पहुंचा पाया। तो इस पर क्रिस क्रॉस बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है। बात समझ में आए? ठीक है, तो इस तरीके से ये निकाले जाते हैं। अब इनका पैटर्न क्या होगा? एक ही चीज यहां ध्यान रखना है कि यहां रेसिसिव करेक्टर नहीं बनेगा। नो रेसिसिव, नो कैरियर। यहां केवल ओनली या तो इफेक्टेड होगा, ओनली इफेक्टेड, या तो ये संतान इफेक्टेड होगी और या फिर ये संतान कैसी होगी? नॉर्मल होगी। आप कहेंगे कि जनरेशन को स्किप करेगा या नहीं करेगा? तो ये जनरेशन को स्किप नहीं करेगा। देखिए पहली पीढ़ी में ये करेक्टर आ गया है, तो जनरेशन को स्किप नहीं कर रहा है। बीइंग डोमिनेंट, द जनरेशन इज नॉट स्किप्ड। बीइंग द डोमिनेंट ट्रेट, the generation is not skipped. जनरेशन यहां पर स्किप नहीं कर रहा है। ऑटोसोमल है नहीं, इसलिए बीमारी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। ऑटोसोमल नहीं है, देखिए इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन डिसीज का नहीं है। हालांकि ये जो फीचर है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है कि नहीं है, ये बहुत रिलायबल क्लू नहीं होता, लेकिन रिलायबल क्लू कौन सा होता है? जनरेशन स्किप कर रहा है या नहीं कर रहा है। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि वो रेसिसिव होता है या फिर वो डोमिनेंट होता है।
लिख लिया? इसके बाद जो चौथा पैटर्न है वो कौन सा है? दैट इज वाई लिंक्ड, जिसको हम होलो एंड्रिक करेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? वाई लिंक्ड और होलो एंड्रिक करेक्टर होता है। वाई लिंक्ड एंड होलो एंड्रिक करेक्टर। अभी जो बच रहे हैं इसमें कौन कौन से हैं? वाई लिंक्ड है, पहले इसको हम देख लें। इसके बाद बचेंगे सेक्स लिमिटेड एंड सेक्स इन्फ्लुएंस्ड करेक्टर्स, ये दो बचेंगे। तो पहले वाई लिंक्ड देख लें। वाई लिंक्ड में क्या होता है कि निश्चित रूप से यह करेक्टर पिता से पुत्र में जाता है, परंतु यह करेक्टर संतान डॉटर जो होती है उसमें इनहेरिट नहीं करता है, इसीलिए इसको होलो एंड्रिक कहा जाता है। होलो माने कंप्लीट, एंड्रिक मतलब होता है मेल से संबंधित है। ये होलो एंड्रिक करेक्टर भी इसको कहा जाता है। इट इज होलो एंड्रिक। एंड्रिक बना हुआ है एंड्रोजन से। एंड्रिक माने होता है मेल और होलो माने होता है कंप्लीट। तो इसका कंप्लीट इनहेरिटेंस जो होता है, यू विल सी इन केस ऑफ मेल कैंडिडेट ओनली। ये केवल मेल प्रोजेनी में आपको दिखाई देगा और किसी में नहीं दिखाई देगा। होलो एंड्रिक करेक्टर। जैसे XX एंड XY। अब बीमारी का संबंध किससे है? Y से है, X से है नहीं। तो ऐसी कंडीशन में XY इसमें बीमारी हो गई, ये ट्रेट आ गया। कोई जरूरी नहीं बीमारी ही हो, लक्षण हो सकता है। X और Y इसमें भी आ गया, किसी भी लड़की में नहीं है। कभी भी लड़कियां हमेशा नॉर्मल होंगी और इनमें ये ट्रेट डेवलप हो गया क्योंकि Y पर ये जीन बैठा हुआ है। अब इस प्रकार के जो फीचर्स हैं, इनको अगर हम देखें कि ये कौन कौन से ऐसे करेक्टर्स हैं, तो पहली चीज़ तो ये समझ लीजिए कि ये सिंगल पेरेंट ट्रांसमिशन शो कर रहा है। केवल मेल पेरेंट, मेल ऑफस्प्रिंग को ही ये करेक्टर देगा, क्योंकि ये वाई क्रोमोसोम से संबंधित है और वाई क्रोमोसोम पिता के पास होता है और जाता केवल लड़के को है। तो ऐसी कंडीशन में लड़की से इसका कोई लेना देना नहीं है। अब ये कौन कौन से फीचर्स होते हैं, तो इनमें सबसे पहला हाइपर ट्राइकोसिस है। हाइपर ट्राइकोसिस, हाइपर ट्राइकोसिस क्या होता है? ट्राइकोम, ट्राइकोसिस मीन्स होता है बाल। कान पर देखा होगा बड़े बड़े बाल है कि नहीं, कनवा पर उगे रहते हैं। गौवा में कहते हैं भैया पैसा बहुत है, हैं? लालू प्रसाद यादव, उनको हाइपर ट्राइकोसिस है कि नहीं है? देखिए कान पर बड़े बड़े बाल हैं, यहीं से उगे हुए बड़े बड़े बाल, ये हाइपर ट्राइकोसिस है। शुद्ध रूप से वाई क्रोमोसोम से इसका संबंध है। हाइपर ट्राइकोसिस, कान पर बाल, हिंदी में लिख दे रहे हैं। अगर किसी पुरुष के सीने पर बाल है तो हाइपर ट्राइकोसिस कहेंगे उसको? नहीं। हाइपर ट्राइकोसिस स्पेशली हम इसी केस को रिपोर्ट करते हैं जब कान पर बड़े बड़े बाल हों। सामान्य तौर पर सीने पर, पीठ पर तो बाल होते ही हैं, लेकिन अगर इस तरीके से है तो। अगला है पर्कुपाइन स्किन। पर्कुपाइन मैन होते हैं पुरुष, पर्कुपाइन मैन। तो इनमें क्या होता है कि जैसे वो देखा होगा आपने, पर्कुपाइन एक एनिमल देखा होगा, उसमें क्या होते हैं बड़े बड़े उसमें स्पाइन्स होते हैं निकले हुए। तो इस प्रकार के उस तरह का फीचर जो है, ये क्विल जैसा, क्विल समझते हैं ना, जैसे चिड़िया के फेदर्स होते हैं बड़े बड़े, तो इस प्रकार के स्ट्रक्चर्स स्किन पर डेवलप करेंगे। तो इसको पर्कुपाइन मैन कहा जाता है। रेयरेस्ट डिसऑर्डर है ये और ये वाई क्रोमोसोम से लिंक्ड होता है। तो इसको भी आप लिख लीजिए, पर्कुपाइन मैन। यहां पर क्विल्ड स्किन होती है, क्विल्ड स्किन। ये जो फीचर्स हैं ये कौन से हैं? ये होलो एंड्रिक करेक्टर है। होलो माने कंप्लीट, एंड्रिक माने होता है मेल। ऐसे लक्षण जो केवल पुरुष में ही दिखाई दें उसे कहते हैं। थोड़ी थोड़ी बातें बची हैं। एक सेक्स इन्फ्लुएंस्ड करेक्टर है और दूसरा है सेक्स लिमिटेड करेक्टर होता है। बहुत ही शार्प डिफरेंस है दोनों में।
जब जीन दोनों में हो लेकिन उत्पन्न किसी एक में हो तो उसे क्या कहते हैं? जैसे कि मिल्क का सेक्रीशन होता है तो ये सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर है। जैसे मिल्क के लिए होता है ना मिल्क, अब आपको पता है कि मिल्क के लिए जो हार्मोन जिम्मेदार है उसके लिए जीन दोनों में पाए जाते हैं, मेल में भी होते हैं फीमेल में भी। मेल में भी ब्रेस्ट होता है, फीमेल में भी, लेकिन मेल में डेवलप नहीं होता। और ऐसी कंडीशन में जीन मेल में होते हुए भी इसका एक्सप्रेशन कहाँ पर होता है? ये केवल फीमेल में होता है। तो ये कौन सा लक्षण है? ये सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर है। इट इज़ रेस्ट्रिक्टेड टू स्पेसिफिक जेंडर, ठीक है। एंड्रोजेनिक बाल्डनेस, पता है ना एंड्रोजेनिक बाल्डनेस क्या होता है? ये भी सेक्स लिमिटेड है। एंड्रोजेनिक बाल्डनेस जीन है परंतु अपीयर कहाँ हो रहा है? केवल पुरुष में हो रहा है। ये पैटर्न बाल्डनेस होता है, जेनेटिक एंड्रोजेनिक कहते हैं। ये हार्मोन की वजह से होता है। अब एंड्रोजन हार्मोन दोनों में बनते हैं, कहाँ पर? मेल में बनते हैं और फीमेल्स में बनते हैं। तो ये कौन से होते हैं? ये सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर्स होते हैं। बात समझ में आ गया? सेक्स इन्फ्लुएंस्ड कैरेक्टर कोई बताइए। जैसे डिफेक्टिव इनेमल होता है, ये कहाँ पे आएगा? ये सेक्स इन्फ्लुएंस्ड कैरेक्टर होता है। डिफेक्टिव इनेमल जो होता है वो महिलाओं में जल्दी से डैमेज होता है, घिस जाता है, ठीक है। तो हाँ, बियर्ड, दाढ़ी का बनना, जैसे हेयर शाफ्ट होता है। अब आप देखेंगे फॉलिकल्स हैं और बने भी हैं, लेकिन यहाँ पर इन्फ्लुएंस किसका है? फीमेल हार्मोन का। तो फीमेल हार्मोन का इन्फ्लुएंस होने की वजह से जीन भी है, कैरेक्टर आया भी, लेकिन उभर के नहीं आया। अब पुरुष में क्या है? पुरुष में जैसे बाल्डनेस महिला में तो बिल्कुल नहीं आएगा, लेकिन दाढ़ी पुरुष में भी बन रही है और महिला में भी बन रही है। परंतु महिला में क्या है कि वो डेवलप नहीं होने पाती है। तो हम इसको क्या कहते हैं? इसको ये सेक्स इन्फ्लुएंस्ड कैरेक्टर कहते हैं। बात समझ गए ना? तो ये कुछ फीचर्स हैं, इनको याद रखना। परीक्षा के दौरान रट के जाना भूल जाओगे ये सब कि कौन क्या होता है, ठीक है। बहुत कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि अंतर क्या रहा। अंतर कुछ नहीं है, बहुत ही शार्प डिफरेंस है। तो कह रहे हैं कि दाढ़ी है ना, महिलाओं में होती है, मूछ भी होती है महिलाओं में, क्या वो अपीयर होती है? दिखती ही नहीं है। रोए होते हैं, कुछ किसी किसी में रोए ब्राउन कलर के ज़्यादा होते हैं तो चेहरे पर दिख जाता है। तो जाओ लेजर ट्रीटमेंट कराओ। लेजर ही होता है ना, क्या होता है भाई? है लेजर ट्रीटमेंट होता है, जाइए उसको खत्म कराइए, उनकी फॉलिकल्स को डैमेज कराइए, नहीं तो ये बन जाएंगे समय पार आने पर। और कभी कभी जब हार्मोन का डिसबैलेंस होता है, ओल्ड एज में महिलाओं की उम्र ज़्यादा होती है, तो जब उम्र ज़्यादा होती है तो एस्ट्रोजन बनना बंद हो जाता है और एंड्रोजन जितना बन रहा था लेवल वही रहता है। तो ऐसी कंडीशन में एंड्रोजन सुपरसीड करता है तो दाढ़ी चेहरे पर आने लगती है। और महिलाओं की आवाज़, महिलाओं की जो आवाज़ है वो क्या है? फीमेल में हाई टोनिसिटी की जो वॉइस होती है, सेक्स इन्फ्लुएंस्ड कैरेक्टर है। साउंड बॉक्स हम दोनों में है, लेकिन काम कहाँ हो रहा है? महिलाओं में। कैसा? टोनस, टोनस साउंड होता है, पतली, मच्छर की भिनभिनाहट जैसी, और शेर की दहाड़ जैसी पुरुष में होती है, मर्दों जैसी आवाज़। और महिलाओं में क्या होता है? पतली आवाज़ हमेशा रहती है। तो वो लैरिंग्स की स्पेशल बनावट की वजह से होती है। तो इन दिस वे नाउ वी हैव फिनिश्ड दिस चैप्टर कंप्लीटली। पूरी तरह से इसको हमने समाप्त कर लिया है।